सतत गतिशील उस विराट की एक झांकी। मोटी आंखों से जब हम अपने चारों ओर नजर उठाकर देखते हैं तो जमीन, पेड़, खेत, आसमान, सूरज, तारे जैसी मोटी वस्तुएं ही देखकर रह जाते हैं। जब बारीकी के साथ खोजबीन करते हैं तब पता चलता है कि हम प्रचंड शक्ति से भरे पूरे एक ऐसे समुद्र में मछली की तरह रह रहे हैं जिसके एक एक कण को अद्भुत और आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। मिट्टी का एक ढेला छदाम से भी कम कीमत का होता है, जिसमें अणु परमाणुओं की अगणित संख्या रहती है। ऐसी दशा में मूल्य और महत्व की दृष्टि से उसकी कीमत नगण्य ही होती है। छोटे ढेले के प्रहार का परिणाम स्वल्प सा होता है, फिर हाथ से छूने और आंख से देखने तक में न आने वाले परमाणु की प्रतिक्रिया कितनी ही हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मोटी दृष्टि हुई। शक्ति के अनंत भंडागार की प्रत्येक छोटी इकाई अपने आप में इतनी महत्ता संजोए बैठी है कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जब एक कण का यह हाल है तो फिर इन अगणित इकाइयों के पुंज की सत्ता और महत्ता को किस प्रकार समझा और आंका जाए। अति लघु से अति विशाल कितना बड़ा है, इसकी गणना तो दूर, कल्पना कर सकना भी मानवीय बुद्धि से बाहर की बात है। परमाणु भी अब सबसे छोटी इकाई नहीं रही, उसके भी भेद और उपभेद हैं। वह भी एक सौरमंडल है और इस सबसे छोटी इकाई की सूक्ष्मता के अंत में अपना एक अलग संसार भरा और बसा पड़ा है। उसकी अद्भुतता विराट ब्रह्मांड की विलक्षणता से कम रहस्यमय है। फिर विराट कितना बड़ा है, इसकी थोड़ी कल्पना करने के लिए पहले उस दूरी का नाप लेने के फीते का स्वरूप समझना चाहिए। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। यह प्रकाश समस्त पृथ्वी का एक चक्कर एक सेकंड के 7वें हिस्से जैसे स्वल्प समय में लगा लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 1.5 मिनट और सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यह है प्रकाश की चाल। इस चाल से चलते हुए एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर तक पहुंच सके वह हुआ 1 प्रकाश वर्ष। खगोल भौतिकी में गणना का माप यह प्रकाश वर्ष ही है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की तुलना करना अपनी चिंतन परिधि से, कल्पना शक्ति से बाहर की चीज है। इसलिए उस कल्पना की तुक बैठाने के लिए सूर्य को एक मध्यवर्ती आधार मानकर चलें तो उस तुलना को करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। यद्यपि ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य अपने ग्रह उपग्रहों के साथ अपना अपना सौरमंडल बनाकर भ्रमण करते रहते हैं और स्वयं भी किसी महाकेंद्र की परिक्रमा में संलग्न रहते हैं। इस पर ही अपने सौरमंडल के केंद्र सूर्य का ऊहापोह इतना विशाल हो जाता है कि उसकी कल्पना करने से ही मानवीय बुद्धि एक प्रकार से हताश होकर स्तब्ध रह जाती है। तथापि करोड़ों सूर्यों की सम्मिलित शक्ति एवं विशालता की कल्पना किस तरह की जाए। ज्वलनशील गैसों के पिंड सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 टाइम्स बड़ा है। व्यास 865,380 मील, परिधि 270,000 मील और उसका क्षेत्र 3393,000 अरब वर्ग मील है। यदि वह पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर ना होकर कुल 10 लाख मील दूर होता तो हमें आकाश में एकमात्र सूर्य ही दिखाई देता। खगोल भौतिकी की महत्वपूर्ण खोजों से यह स्पष्ट हो चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। समस्त आकाश गंगाएं, समस्त सौरमंडल और ग्रह नक्षत्र क्रमशः अपना आकाशीय क्षेत्र आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि अरबों वर्ष पूर्व सृष्टि के अंतराल में घनीभूत पदार्थ के मध्य एक भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी से छिटक कर ग्रह नक्षत्र बने
और वह छिटकना तब से लेकर अब तक क्रमशः आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं और यही हाल सौर मंडलों का है। शून्य आकाश के उन्मुक्त क्षेत्र की विशालता इतनी बड़ी है कि अभी करोड़ों अरबों वर्षों तक ये दौड़ें ऐसे ही चलती रह सकती है। भारतीय मनीषियों की भी यही मान्यता रही है कि सृष्टि के आरंभ में एक मूल द्रव्य हिरण्यगर्भ था। उसी के विस्फोट से आकाश गंगाएं विनिर्मित हुई। इस विस्फोट की तेजी कुछ तो धीमी हुई है, पर अभी भी उस छिटकाव की चाल बहुत तीव्र है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी सूत्र संचालक आकाश गंगाओं के साथ जुड़े हैं और आकाश गंगाएं महातत्व हिरण्यगर्भ की उंगलियों में बंधी हुई कठपुतलियां भर हैं। अगणित सौर मंडल भी एक दूसरे का परिपोषण करते हुए अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं। सूर्य ही अपने ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण में बांधे हो और उन्हें ताप प्रकाश देता हो सो बात नहीं है। बदले में ग्रह परिवार भी अपने शासनाध्यक्ष सूर्य का विविध आधारों पर पोषण करता है। सौर परिवार के ग्रह अपनी जगह से छिटक कर किसी अंतरिक्ष में अपना कोई और पथ बना लें तो फिर सूर्य का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और वह आज की स्थिति में न रहकर किसी चित्र विचित्र विभीषिका में उलझा हुआ दिखाई देगा। सौर परिवार के ग्रहमंडल एवं निहारिकाएं एक सुव्यवस्थित क्रम से सतत क्रियाशील हैं, भ्रमणशील हैं। लगता है कोई विशाल तंत्र इस पूरे विराट तत्व का सुसंचालन कर रहा हो। ब्रह्मांड की गति और विस्तार का क्रम सर्वत्र एक सा है। हर ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है, जबकि चंद्रमा 336 घंटे में, अर्थात वहां के दिन और रात में हमारी पृथ्वी के दिन व रात से 14 गुना बड़े दिन और 14 गुना बड़ी रात होती है। बुध की परिस्थितियां भिन्न हैं, अर्थात उसका एक भाग निरंतर सूर्य की ही ओर बना रहता है और दूसरा अंधकार में, पर अपने आप में गतिशील वह भी है। हम समझते हैं कि सूर्य स्थिर है, पर ऐसा नहीं। वह भी एक सेकंड में 13 मील की गति से घूमता है। मंदाकिनियां भी अपने सौर परिवार को लेकर किसी विराट परिक्रमा में संलग्न है। अपनी स्पाइरल आकाशगंगा की स्वयं की गति 200 मील प्रति सेकंड है। इसी तरह ब्रह्मांड 150 मील प्रति सेकंड की गति से विकसित हो रहा है। यह गति हर जगह है। हर प्रकार से मानव के लिए एक शिक्षण है कि हर शक्ति को अपनी एक आचार संहिता ऐसी निर्धारित करनी चाहिए जिससे समाज में गतिशीलता तो रहे, पर किसी की सीमा, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। हर ग्रह अपने मुखिया की परिक्रमा में लगा है। हर चंद्रमा अपने ग्रह सौर परिवार का, सौर मंडल मंदाकिनियों की परिक्रमा करते रहने का अपना कर्तव्य बखूबी निभाते देखे जा सकते हैं। मनुष्य क्यों नहीं मर्यादा में बना रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकता। भारतीय चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना की सबसे बड़ी विशेषता है सतत विकास। जड़ समझे जाने वाले ब्रह्मांड में बैठे जुगनू रूपी तारे, ग्रह नक्षत्र आदि अपनी अपनी निहारिकाओं के साथ सतत और अधिक विकसित होते जा रहे हैं। फैलाव की यह सीमा अपरिमित और अनंत है। फ्रीडमैन से लेकर आइंस्टीन तक अब संसार के सभी प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञानी यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक अन्य ज्योतिर्विद डॉक्टर जेम्स क्लार्क भारतवर्ष आए थे। विज्ञान भवन में उन्होंने कहा, अंतरिक्ष की गहराइयां जितनी अनंत की ओर बढ़ेंगी, उसमें झांककर देखने से मानवीय अस्तित्व का अर्थ और प्रयोजन उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। शर्त यह रहेगी कि हमारी अपनी अन्वेषण बुद्धि का भी विकास और विस्तार हो। यदि हमारी बुद्धि, विचार और ज्ञान मात्र पेट, प्रजनन, तृष्णा, अहंता तक ही सीमित रहता है,
तब तो हम पड़ोस को भी नहीं जान सकेंगे। पर यदि इन सब पूर्वाग्रहों से मुक्त हो तो ब्रह्मांड इतनी खुली और अच्छे अक्षरों में लिखी चमकदार पुस्तक है कि उससे हर शब्द का अर्थ, प्रत्येक अस्तित्व का अभिप्राय समझा जा सकता एवं अनुभव किया जा सकता है। वस्तुतः चेतना का मुख्य गुण है विकास। जहाँ भी चेतना या जीवन का अस्तित्व विद्यमान दिखाई देता है, वहाँ अनिवार्य रूप से विकास एवं वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की हलचल दिखाई देती है। इस दृष्टि से मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को ही जीवित माना जाता है, परंतु भारतीय अध्यात्म की मान्यता है कि जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य ही है। सुविधा के लिए स्थिर, निष्क्रिय और यथास्थिति में बने रहने वाली वस्तुओं को जड़ कहा जाता है, परंतु वस्तुतः वे प्रचलित अर्थों में जड़ है नहीं। इस तत्व दर्शन को भली भांति हृदयंगम किया जाना ही चाहिए।